नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम लोग करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम 9 से लेकर के 16 मार्च तक के जो मेजर करंट अफेयर्स रहे उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके साथ साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे। इसके साथ साथ आप जो है नेक्स्ट जो भी करंट अफेयर्स होगी वो डेली एमसीक्यू बेस्ड होंगे और साथ साथ में जो सीरीज़ चल रही है इंडियन पॉलिटी की जो रिवीजन सीरीज़ है वो भी जारी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली द जॉइंट एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025, ये बोंगो सागर 2025 जो एक्सरसाइज है ये नेवीज़ के द्वारा करी गई। इंडिया और दूसरा कंट्री कौन था? तो दूसरा कंट्री बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर के बोंगो सागर 2025 एक्सरसाइज की और ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी और इसमें जो है इंडिया बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इन अ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये की गई, ठीक है। और इसमें से 2 शिप्स जो हैं, एक इंडिया का शिप था जो कि INS रणवीर इंडियन नेवी का शिप और बांग्लादेश का जो शिप था वो था BNS अबू उबैदा। इन दोनों को शामिल किया गया और INS रणवीर जो है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। जो भी मिसाइल दूसरे देशों से छोड़ी जाती है उसके लिए डिस्ट्रॉयर यहाँ से जो भी इस शिप से मिसाइल छोड़ी जाएगी वो डिस्ट्रॉयर के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये BNS अबू उबैदा और INS रणवीर, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द स्फेयरएक्स टेलीस्कोप टू स्टडी द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एज वी नो बिग बैंग थ्योरी सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्फेयरएक्स करके एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है जो कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से जानने के लिए जाना जाएगा और ये नासा के द्वारा इस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। तो नासा हैज़ लॉन्च द स्फेयरएक्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इपोच ऑफ रेयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर, ये इसका फुल फॉर्म है। और टेलीस्कोप ये जो है स्फेयरएक्स ये विल स्टडी द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट वी कैन से द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्फेयरएक्स किसके द्वारा छोड़ा गया है? ये जो है एक टेलीस्कोप है ये, और ये टेलीस्कोप जो है ये नासा के द्वारा बनाया गया है और ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो पुरानी थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी उससे और बेहतर करके इसका जो है ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द फर्स्ट स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी सेंटर? तो किस सिटी में ये पहला जो है स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी सेंटर बना है? ये जो है ये झांसी में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको, न्यू स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी सेंटर इन झांसी। द फैसिलिटी फीचरिंग, इसमें 200 बेड हैं, इसमें रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द रीजन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सीप्री रिपोर्ट, अब सीप्री रिपोर्ट हम लोग जानते हैं कि ये जो है कितना जो है सीप्री रिपोर्ट के द्वारा जो है आर्म्स इंपोर्ट किया जाता है उसकी ये रिपोर्ट होती है और सीप्री के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। इन विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर और मेजर वीपन्स इन द वर्ल्ड इन द पीरियड 2020 to 2024? तो इस समय जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन रहा है वीपन्स का? तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन को फर्स्ट पोजीशन पे यूक्रेन है
सेकंड पोजीशन पे इंडिया है जिसने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे देश में जो भी आर्म्स इंपोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर जो है रशिया से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कतर है, फिर सऊदी अरबिया है, फिर पाकिस्तान है, ठीक है। चौथे नंबर पे सऊदी अरबिया है, फोर्थ पे, तीसरे पे कतर है और पांचवें पे पाकिस्तान है। तो यूक्रेन लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मेजर आर्म्स इन द वर्ल्ड इन 2022-2024 period. India was the second largest arms importer. Through the trade decreased. अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर तो है, लेकिन इसका इंपोर्ट जो है घटा है 9.3%। जब 15 से 19 के बीच में ये जो इंपोर्ट हुआ था उससे 2020 से 2024 के बीच में जो इंपोर्ट हुआ है उसमें जो है गिरावट देखी गई है 9.3%। थर्ड पोजीशन पे कतर, फोर्थ पे सऊदी अरबिया और फिफ्थ पे पाकिस्तान, ठीक है, रहा है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री हैज़ हॉनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन हॉनर। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो है किस कंट्री ने दिया है अभी हाल ही में मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को? तो द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन की बात आई है, तो इंडियन ओशियन के साथ ही लगा हुआ वो देश होगा। तो यहाँ पे मॉरिशस इसका आंसर है, और मॉरिशस की यात्रा भी अभी करी थी प्रधानमंत्री जी ने, तो वहाँ का जो इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। तो मॉरिशस अवार्डेड दिस ऑनर टू पीएम रिकॉग्नाइजिंग द इंडियाज स्ट्रॉन्ग टाइज एंड कंट्रीब्यूशन अंडर दिस लीडरशिप। तो भारत के साथ जो संबंध हैं ना मॉरिशस के वो बेहतर हैं और भी बेहतर हों, इसको इन कंट्रीब्यूशंस को लेकर के ये मोदी जी को यहाँ का जो सबसे बड़ा ऑनर था वो इस बार का दिया गया है मॉरिशस का, ठीक है। मिस्टर मोदी इज़ द फिफ्थ फॉरेन नेशनल टू रिसीव दिस डिस्टिंग्विश्ड रिकॉग्निशन। तो फिफ्थ फॉरेन पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। दिस मार्क्स द 21st इंटरनेशनल अवार्ड। ये 21वां इंटरनेशनल अवार्ड था जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिया गया किसी विदेशी नेशन के द्वारा, यानी किसी अन्य देश के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को जो मिलने वाले ऑनर्स हैं अभी तक जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री को अवार्ड दिए हैं जिन जिन कंट्रीज़ में, उसमें जो है 21वां कंट्री ये बना है जिसने पीएम मोदी को अवार्ड दिया है। और 5वां ये फॉरेन नेशनल के पर्सन हैं मोदी जी जिनको ये अवार्ड मॉरिशस ने दिया है, ठीक है, अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार। फिर उसके आते हैं, इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन कहाँ पर ये जो है लॉन्च किया या फिर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। तो ये जो है ये भी मॉरिशस में ही ये उद्घाटन किया है रिसेंटली। तो मॉरिशस अवार्डेड दिस ऑनर टू पीएम इन रिकॉग्निशन इंडियंस स्ट्रॉन्ग टाइज एंड कंट्रीब्यूशन अंडर दिस मेंबरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिफ्थ फॉरेन नेशनल की बात आती है कि पिछला वाला ही इसमें जो है एक्सप्लेनेशन है, और इसको केवल आप लोग को जान लेना है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन, तो नवाचार को लेकर के और जो पब्लिक सर्विस है उसको लेकर के जो अटल बिहारी वाजपेयी का इंस्टीट्यूट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? मॉरिशस में बन रहा है, ठीक है। फिर आते हैं, रिसेंटली इंडियन नेवल शिप INS इम्फाल पार्टिसिपेटेड इन द 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्री। 97वें राष्ट्रीय दिवस किस देश का जो ये 97वां राष्ट्रीय दिवस रहा जिसमें INS इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया। तो INS इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया, ये इंडियन नेवल के शिप ने मॉरिशस में। इसके सेलिब्रेशन जो हुआ वो जो है 57th नेशनल डे का सेलिब्रेशन था, और उसमें मॉरिशस देश में INS इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया। तो INS इम्फाल इज़ द थर्ड शिप ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी,
ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास का वहाँ का जो है ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। फिर ये शिप जो है इसको नाम दिया गया इम्फाल, इसको इम्फाल नाम दिया गया, उसके पीछे कारण क्या है कि ये है मणिपुर की सेक्रीफाइसेस और कंट्रीब्यूशन को जो कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे दी गई थी। तो क्या है कि जब स्वतंत्रता का जो है प्राप्ति की बात हो रही थी, या कह सकते हैं कि जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे पाने की अंग्रेज़ों से, उस समय मणिपुर का जो सेक्रीफाइस, वो मणिपुर की तरफ से जो उनके द्वारा त्याग और कंट्रीब्यूशन जो दिया गया, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी लीडरशिप में राइजिंग द इंडियन फ्लैग ऑन 14 अप्रैल 1944, 14 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में, जो कि मणिपुर में है, वहाँ पर भारतीय तिरंगा जो है वहाँ पे फतेह हासिल करके भारतीय तिरंगा लहराया था, ठीक है। और ये किसके खिलाफ में? अंग्रेज़ों के खिलाफ में। तो इसी को लेकर के ये मणिपुर के सेक्रीफाइसेस को लेकर के INS इम्फाल को का नाम रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट से, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके तहत, विच ईयर विल इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट Web3 डेवलपर हब, उसके तहत जो Web3 डेवलपर हब जो है विश्व का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब इंडिया कहा जाएगा। तो ये रिपोर्ट जो है किस साल को कहा जाएगा, विच ईयर, तो किस साल को? तो 2028 को ये 28 में ये इंडिया जो है Web3 डेवलपर हब बन जाएगा। Web3 इन द सेंस वी कैन से डायरेक्टली इंटरनेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट Web3 डेवलपर हब बाय 2028 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन इंडिया Web3 लैंडस्केप। इंडिया Web3 लैंडस्केप ये के द्वारा जो है ये बताया गया कि भारत जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो है Web3 डेवलपर कंट्री बन जाएगा। यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है उसका जो उसमें जो है इंडिया 2028 में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैप्चर करने वाला देश बनेगा। और रिपोर्टेड बाय द वेंचर कैपिटल के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। तो ये जो है वेंचर कैपिटल फर्म जिसका नाम है हैज़, ठीक है। तो इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन Web3, 17% ऑफ ऑल द न्यू डेवलपर्स इंटरिंग द स्पेस, मतलब 17% कंट्रीब्यूशन जो है पूरे विश्व का वो इंडिया जो है उसका पार्टीशन रहेगा। तो यानी 17% हिस्सा जो है वो पूरे विश्व का वो Web3 डेवलपर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने अपना जो है अनाउंस किया है कि वो अपने राज्य में रह करके एक मतलब सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा। तो वो है असम। याद रखिएगा, असम जो है ये इसरो के साथ मिल करके ये सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है और इसका नाम है असम सैट। तो द सैटेलाइट असम सैट वुड बी सेटअप इन द कोलेब्रेशन ऑफ इन स्पेस। इन स्पेस का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो इन स्पेस का है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अभी जो आसाम सेट है ये डाटा कलेक्ट करेगा और साथ साथ में जो है इट विल हेल्प द कलेक्ट डाटा फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। जो सामाजिक आर्थिक जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर के उनको किस तरह से अमल में लाया जाए, उसके लिए ये जो है डाटा कलेक्ट करेगा आसाम सेट, ये सैटेलाइट। और बेसाइड्स कीपिंग सर्विलांस ऑन इट्स बॉर्डर, साथ साथ में क्या है कि वहाँ पे जो है सर्विलांस भी करेगा, कहाँ पे बॉर्डर की रक्षा भी करेगा। वहाँ पर जो है एक तरह से तैनात किया जाएगा वहाँ पे ये उपग्रह। तो ये उपग्रह जो है वहाँ पर विदेशों से असम के आसपास में जो बाउंड्री लगती है चाइना की है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर मेजर जो चाइना पार्ट है कि चाइना जो है एक तरह से अरुणाचल प्रदेश के थ्रू असम में
जो है उसका जो आना होता है उनके लोगों का, और उस सेना को जो है, चाइना की सेना को एक तरह से वहाँ पर बॉर्डर पर जो है उसको सर्विलांस की तरह इसको ये सैटेलाइट जो है एक्ट करेगा और एक तरह से हमारे देश की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आसाम का सैटेलाइट है, आसाम सैट नाम भी दिया गया है इसको। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन सेला टनल। सेला टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेला टनल अभी हाल ही में विश्व की सबसे लंबी टनल है ये, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन उसका किया है। और ये जो सेला टनल है ये बेसिकली किस राज्य में है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2.598 किलोमीटर टनल है ये, 13,000 फीट की ऊंचाई पर तेजपुर तवांग रोड पर, ईयर राउंड कनेक्टिविटी टू द स्टैटिक तवांग रीजन अरुणाचल प्रदेश। तो ये तवांग को जोड़ती है किससे, तेजपुर को। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबी टनल है, 2.598 किलोमीटर लंबी टनल है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये टनल। और इस टनल को जो है टोटल कॉस्ट जो इसका रहा है वो 825 करोड़ रुपए रहा है। तो 825 करोड़ रुपए का कॉस्ट इसमें इस टनल को बनाने में लगा, जो कि तेजपुर से तवांग को जोड़ेगी और इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC, जो कि चाइना से लगती है जो बाउंड्री, उसको ये कनेक्ट करेगी। तो एक तरह से यहाँ पर भी जो है बात कही गई है कि सुरक्षा की, तो जो चाइना की जो दखलंदाजी है हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में, वो बढ़ रही है, तो उसको लेकर के जो है ये टनल एक तरह से उसको रोक लगाएगी उस पर। और जो इससे पहले जो बात आई कि आसाम सेट की, तो वहाँ पर भी जो है ऐसी सैटेलाइट ये स्टेट ने डेवलप करी है इसरो के माध्यम से, इसरो के साथ मिल करके, जो कि हमारे जो अन्य देशों से हमारी सुरक्षा करेगी, खासकर चाइना की घुसपैठ से। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन मुस्लिम लिटरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लिटरेसी रेट में कितना जो है इस पूरे शताब्दी में या दशक में माफ़ कीजिएगा, शताब्दी बोल गया, दशक में जो है सब कितना लिटरेसी रेट जो है बढ़ा है। तो यहाँ पे ये लिटरेसी रेट जो है ये 7.4% से 9.4% ये बढ़ा है। ठीक है, 7.4% नहीं बल्कि 9.4%। ठीक है, तो 9.4% जो है वो लिटरेसी रेट या कहते हैं साक्षरता दर जो है वो मुस्लिम जो समुदाय की बढ़ी है। और इसको जो है ये दशकीय जो अभी तक की जो साक्षरता दर है उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा है। एज़ पर द सेंसस 2011 के डाटा के हिसाब से, जनगणना जो हुई थी उसके हिसाब से लिटरेसी रेट जो है मुस्लिम का 7 से लेकर के एबव, मतलब 7 से आगे आने वाली एज तक के लिए, तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है अगर हम कहेंगे तो 7 से लेकर के 59 एज तक निकाला जाता है। तो उसमें जो है 68.5% इतनी लिटरेसी रेट हो गई है, और मार्किंग द इंक्रीज ऑफ 9.4% फ्रॉम 59.1%। तो 59.1% 2001 की जनगणना के समय थी और 2011 की जनगणना के समय ये डाटा लेकिन अभी रिलीज़ किया गया है। तो पर्टिकुलर अगर हम कम्युनिटी का डाटा देखें तो कम्युनिटी का डाटा ये मुस्लिम का ये अभी रिलीज़ किया गया है, उसके तहत जो है 68.5% जो है टोटल मुस्लिम की आबादी जो है वो पढ़ी लिखी है, उनका लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बढ़ी है। और जो कि पहले 2001 की जनगणना के हिसाब से 59.1% थी और अब हो गई है 68.5% बढ़ के ये 9.4% बढ़ के 68.5% हो गई है। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ने 2023-24 का में ये डाटा जो है निकाला है। और मुस्लिम की जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे सिख हो गया या फिर जैन हो गए, बौद्ध हो गए, उन कम्युनिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर मुस्लिम की बढ़ी है। तो लिटरेसी रेट 79.5% जो है लिटरेसी रेट ये जो है 2023-24 में हुआ है, कंपेयर टू
80.9% फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़। यानी जितना भी रिलीजियस कम्युनिटी में बढ़ोतरी हुई है वो है 80.9%, लेकिन 80.9% में 79.5% जो है, 79.5% जो है, ये लिटरेसी रेट मुस्लिम आबादी की बड़ी है, समुदाय की बड़ी है। नेक्स्ट आते हैं, बाई वैन विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बी स्टार्टेड ऑन द जिंद सोनीपत रूट। जिंद सोनीपत रूट पर चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चलेगी, और जो है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, और ये जो है चलाई जाएगी 31 मार्च को। ठीक है, तो ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी इंडिया की। और ट्रेन्स को लेकर के जो है अभी और भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, तो वंदे भारत भी बढ़ रही हैं, और साथ साथ में जो लूप ट्रेन्स हैं, तो लूप ट्रेन्स को भी जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है, उसको भी जो है आगे बढ़ाने की बात कही गई है। और रिसेंटली आने वाले समय में जो है हर क्षेत्र में जो है भारत जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तत्पर है अन्य देशों की अपेक्षा। ठीक है, तो ट्रेन विल ऑपरेट ऑन द 89 किलोमीटर जिंद सोनीपत रूट। 89 किलोमीटर का जिंद सोनीपत रूट है, विद द टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी। 89 किलोमीटर की दूरी है। पैसेंजर की कैपेसिटी है इसकी 2638, 2638 पैसेंजर की कैपेसिटी है, और साथ साथ जो इंजन है वो फिटेड विद 1200 HP हॉर्स पावर का इंजन है। और वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन पावर ट्रेन, विश्व की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन होगी, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के लिए जो है के दिशा निर्देशों के लिए या उसका जो है नियामक जो है अभी हाल ही में बनाने के लिए बात कही गई है, तो किस राज्य के द्वारा कही गई है, तो ये है बेसिकली राजस्थान। तो राजस्थान जो है ये कोटा में जो है बहुत से केसेस हम लोगों ने देखे कि स्टूडेंट वहाँ पे तैयारी करते हैं, लेकिन मानसिक अवसाद के कारण वो आत्महत्या भी वहाँ पर स्टूडेंट्स की होती रही है, तो आत्महत्या भी कर लेते हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर। तो इस पर जो है एक दबाव उनको महसूस होता है, तो उसको लेकर के जो है कोचिंग सेंटर्स की भी बात है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं, तो उन कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए जो बिल एक अप्रूव किया है कैबिनेट ने, और किस राज्य सरकार ने, राजस्थान ने। तो राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्स बिल टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर सैंक्शन राजस्थान स्किल पॉलिसी 2025 के तहत। ठीक है, तो राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 लाया गया है, ये अप्रूव कर दिया गया है टू इंश्योर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द कोचिंग सेंटर्स इन द स्टेट। जो प्रॉपर रेगुलेशन कहने का मतलब है कि जो एक तरह से नियामक रहेगा, ये बिल को जो है नियामक के रूप में देखा गया है, और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, जो भी नियम रहेंगे, तो उन नियमों के हिसाब से ही कोचिंग सेंटर को चलना होगा। ठीक है, तो ये जो है कि किस स्टेट में है, ये राजस्थान में ऐसा किया गया है, ये बिल जो है राजस्थान ने लाया है, राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस जो है ये कहाँ बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए जो है योगी आदित्यनाथ जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसका शिलान्यास किया है, कहाँ पर, नोएडा में। तो नोएडा में ये बन रहा है, और ये नोएडा के अलावा जो है बंगलौर में भी है, हैदराबाद में भी है माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस। तो उसके साथ साथ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है न्यू इंडियन डेवलपमेंट सेंटर कैंपस, कहाँ पर, नोएडा के सेक्टर 145 में। ठीक है, न्यू कैंपस जो होगा वो 15 एकड़ की ज़मीन में बन रहा है, और जो 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट बिल्डअप द एरिया। द सेंटर विल फोर्स ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो है ये उसके एडवांसमेंट को लेकर के, उसके क्लाउड को लेकर के, और सिक्योरिटी को लेकर के ये सेंटर बनाया जाएगा। एडवांसमेंट इसकी जो है बेहतरी के लिए, और जो गुणवत्ता जो हो उतनी और अच्छी हो, वो उतना ही एडवांस हो। क्लाउड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो संपर्क होता है
क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सुना होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है एक साथ जो है लैन में जोड़ दिया जाता है ना, और उसके तहत जो है डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही जो है इसका एक जाल जो है ये उसको बोला गया है, क्लाउड को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, वो भी किसका, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और साथ साथ में सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट होगा, सुरक्षा को लेकर के। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड माधव नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। माधव नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, और इसको जो टाइगर रिजर्व ये बनाया गया है। ठीक है, तो कौन सा वहाँ टाइगर रिजर्व है, तो ये अभी हाल ही में जो है ये मध्य प्रदेश स्टेट ने माधव नेशनल पार्क जो टाइगर बनाया गया है ये टाइगर रिजर्व, तो बेसिकली ये जो है मध्य प्रदेश में 58th हाँ 58th है टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये जो इसके बारे में जान लेते हैं। द सेंटर डिक्लेयर द माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी। अब ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है, तो ये याद रखिएगा। कंट्री का 58th टाइगर रिजर्व है ये। अच्छा, अब टाइगर परियोजना कब स्टार्ट हुई, अगर हम जानेंगे कि टाइगर को लेकर के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में। ठीक है, तो 1973 से जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और उस समय जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है टाइगर को रखा गया था। और अब जो है ये 58th टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है। ठीक है, तो न्यूली एडिड इसको जो है बेसिकली यहाँ पर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। तो न्यूली एडिड नेशनल पार्क वाज आल्सो द 9th फ्रॉम द स्टेट टू गेट द रिकग्निशन। तो उसमें जो है ये नवा है। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नवा है, और पूरे इंडिया में जो है 58th नंबर पर ये है। तो 58 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हक। प्रोजेक्ट हक जो है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट हक जो है ये बेसिकली HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और ये है क्या बेसिकली, तो यहाँ पर जो है हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। HDFC बैंक जो है ये प्रोजेक्ट हक जो है ये हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र है। हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र कहने का मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं से ये सेना को जो है के पक्ष में है, सेना को लेकर के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और ये क्या है बेसिकली, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए है। तो ये जो है एक तरह से ये टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, इंडियन एयरफोर्स IAF के जो भी पेंशनर्स हैं और उनकी फैमिली हैं, उनको लेकर के जो भी सर्विसेज है, जो भी सेवाएं जो हैं उनको दी जाएंगी HDFC बैंक के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट हक, HAKK। ठीक है, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। ठीक है, और इसके जो है 25 सेंटर्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। उन 25 सेंटर्स में दिल्ली, बंगलौर, पुणे, गुड़गांव, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर और चंडीगढ़, ये कुछ सेंटर हैं। लेकिन ओवरऑल जो है 25 सेंटर्स ऐसे चुने गए हैं जो कि प्रोजेक्ट हक के द्वारा HDFC बैंक में जो भी सर्विसेज दी जाती हैं तो उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भारतीय वायुसेना के सैनिक हैं उनके लिए जो है ये HDFC बैंक ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इंडिया का जो स्थान है वो फोर्थ है। ठीक है ना, चौथा है, फोर्थ है ना। तो इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स द वेल्थ रिपोर्ट 2025। नाइट फ्रैंक्स की द वेल्थ रिपोर्ट है 2025 की, उसके आधार पर जो है इंडिया को जो है ग्लोबल वेल्थ की रैंकिंग में रखा गया है चौथे नंबर पर। ठीक है, और जो US है
और चाइना और जापान ये टॉप 3 है। यूएस फर्स्ट पे है, यूएसए सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 3.7% जो हैं रिचेस्ट पीपल जो है वो भारत में रहते हैं। 3.7% जो सबसे धनवान या कह सकते हैं बड़े उद्योगपति भी कह सकते हैं, या फिर रिचेस्ट पीपल जो कि बहुत ज़्यादा बड़े, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास संपत्ति है, तो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले जो लोग हैं उनका जो पूरे विश्व का 3.7% हिस्सा जो है वो भारत में है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025 की क्या थीम रही, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये इसकी थीम जो है ओवरऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये जो है इसकी थीम रही। और वुमेंस डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, सभी जानते हैं इसको। तो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, तो ये जो है ये तीनों नहीं हैं इनकी, और इसकी जो थीम है, तो द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025 इज़ फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। उनके जो अधिकार हैं, समानता है, समान तरह से उनको उन अधिकारों को संरक्षित किया जाए, और साथ साथ में उनको एम्पावरमेंट किया जाए, उनको किस तरह से जो है महिलाओं का उत्थान किया जाए। कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात कही गई है यहाँ पर। द थीम कॉल्स फॉर द इमीडिएट एंड सस्टेन्ड एक्शन टू एड्रेस द सिस्टमेटिक बैरियर दैट प्रिवेंट वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम अचीविंग इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे और गर्ल्स की बात हो रही है, इनको जो है इक्वलिटी यानी कहते हैं समानता, और यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात कही गई है, सशक्तिकरण। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज शौर्य वेदना उत्सव, a live display of the armed forces military might organized in the for the first time recently। तो यहाँ पे ये आर्म फोर्सेस का जो है ये एक तरह से जो वहाँ पर जो ये डिस्प्ले किया गया है, या ये जो है एक तरह से उनके द्वारा जो है उत्सव को जो है मनाया गया है। और ये उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो बेसिकली जो है ये उत्सव जो है ये बिहार में मनाया गया है, ठीक है। तो बिहार में इस उत्सव को मनाया गया है, इसका नाम है सौर वेदना उत्सव, और फर्स्ट सौर वेदानाम उत्सव, सौर वेदानाम उत्सव है, ठीक है। और कंक्लूडेड इन द मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, बिहार में मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ पर इसको ये उत्सव मनाया गया, और ये 2 दिन का उत्सव था, इवेंट जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ पे बना। और ये मिलिट्री डिस्प्ले एंड एग्जीबिशन ऑफ द लेथाल वेपन्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो भारतीय आर्म फोर्सेस जो है, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है, उनके द्वारा भारतीय सेनाओं के द्वारा जो जो हथियार यूज़ किए जाते हैं, या जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी को एक तरह से प्रदर्शन किया गया था उनका, और एग्जीबिशन उनका लगा था, और उन वेपन्स को दिखाया गया था, ठीक है। तो एक तरह से प्रदर्शनी रही थी ये, और ये सौर वेदानाम उत्सव के नाम से ये प्रदर्शनी जो है बिहार में मोतिहारी ज़िले में रही, ठीक है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में, माफ़ कीजिएगा, पूर्वी चंपारण में ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी, अभी हाल ही में बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी का दोबारा नामकरण किया गया है। तो किन के नाम पे बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है ये यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया है, बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो टू मेक दिस अ मॉडल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज एंड गवर्नमेंट आरसी कॉलेज, तो ये गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट आरसी कॉलेज जो है विल बी मेड कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आरसी कॉलेज करके एक कॉलेज है, दूसरा है गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, इन 2 कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी से लिंक किया गया है, और बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी से। तो ये बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी है, उसको दोबारा से नामकरण करके ये डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी। और जो कि यहाँ पर जो है ये चीफ मिनिस्टर ने, सिद्धारमैया वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो इस पूरे जो मैंने अभी लेक्चर जो दिया आपको, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो भी मेजर करंट अफेयर्स थी वो मैंने बताई।
नेक्स्ट जो है, जब भी करंट अफेयर्स की अब नेक्स्ट क्लास होगी या नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा, तो वो बेसिकली पर डे के हिसाब से डेली जो है 10 से 15 के बीच में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके जो है एक्सप्लेनेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं डेली जो है आपको प्रोवाइड किया करूँगा। और साथ साथ में जो है, जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है रिवीजन सीरीज़, तो उसमें अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, मौलिक अधिकार हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं, तो मौलिक अधिकार तक पढ़ लिया है। और उसके बाद जो है नीति तत्व पढ़ेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब डीपीएसपी तक पढ़ने के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीएससी में आए हैं या अन्य एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है, तो उनका एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय ना लगे, कम समय में जो है वीडियो का जो वीडियो को जो आपको मिले, और उस वीडियो के द्वारा, उस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो आपकी नॉलेज जो है वो इन्हांस हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे इस क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।